हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। आज हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्वांटम नंबर्स की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालेंगे। और जो हमने प्रिंसिपल्स पहले पढ़े थे, जैसे डी ब्रॉगली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का सिद्धांत, बोर का मॉडल, ये सब हमने पहले पढ़े थे। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम नजर डालते हैं। पहला है, डी ब्रॉगली के अनुसार द्रव कण तथा तरंग दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये आपको याद ही होगा कि डी ब्रॉगली ने कहा था कि कोई भी जो द्रव होता है, कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं, वो पार्टिकल की तरह तो बिहेव करते ही हैं, साथ ही साथ में उनमें वेव नेचर भी होता है। और ये जो डी ब्रॉगली इक्वेशन थी, ये केवल सूक्ष्म कणों पर ही लागू हो पाई और इसका प्रायोगिक सत्यापन भी हो चुका है। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था? डी ब्रॉगली ने ड्वेल नेचर के बारे में कहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी द्रव जो है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों की तरह बिहेव करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथों में चक्कर लगाते हैं, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, बोर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, और इन सर्कुलर पाथ को बोर ने ऑर्बिट कहा। फिर आए हाइजेनबर्ग, उन्होंने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार उन्होंने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए एक निश्चित पथ संभव नहीं है। जो कि बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब आया हाइजेनबर्ग का, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित पथ में चक्कर नहीं लगाते हैं, मतलब उनके लिए पथ निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि एक साथ किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग का मापन संभव नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने बोर के सिद्धांत को गलत बताया, और उससे बोर के सिद्धांत का कोई औचित्य नहीं रहा। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब आया, तो उसी से एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। इलेक्ट्रॉन के लिए किसी क्षण सही पोजीशन और वेलोसिटी ज्ञात करना तो संभव नहीं है, मगर नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा हो। ये किसने कहा था? ये हाइजेनबर्ग ने कहा था। हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि किसी भी पार्टिकल के लिए पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ एक ही समय में एक्यूरेसी के साथ में डिफाइन करना या फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। मगर हाँ, उन्होंने ये कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के उस क्षेत्र को हम ज्ञात कर सकते हैं जहां पर उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, उसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। इसमें काफी सारे पॉइंट हैं, इनको एक एक करके हम देखते हैं। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोर ने दिया था। बोर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, और उन सर्कुलर पाथ को बोर ने ऑर्बिट कहा। तो इट मीन्स बोर ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। और ऑर्बिटल जो है वो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का परिणाम है। ठीक है, ऑर्बिट नाभिक के चारों ओर का 2 डायमेंशनल स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, और ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। ऑर्बिट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से दर्शाते हैं, जबकि ऑर्बिटल को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से दर्शाते हैं। एक ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 2n² होती है। यहाँ पर n क्या है? n है कक्ष की संख्या, यानी कि उस ऑर्बिट की संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन रह रहा है। ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो अपोजिट होता है। यहाँ पर ये देखिए बताया गया है, एक का स्पिन ऊपर की तरफ होगा और एक का नीचे की तरफ होगा, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों अपोजिट स्पिन वाले ही होंगे। ऑर्बिट में कोई दिशात्मक गुण नहीं होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है ऑर्बिट की। ठीक है, ये
नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जबकि ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल को छोड़ दें हम, s ऑर्बिटल में दिशात्मक गुण नहीं होते, बाकी सभी ऑर्बिटल में दिशात्मक यानी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। जैसे p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, इनमें सब में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर एक्चुअल में ऊर्जा के उन क्वांटीकृत मानों को कहते हैं जिनके आधार पर किसी इलेक्ट्रॉन की पहचान होती है। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर जो कि एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन बताते हैं, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से डिनोट करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे हम L से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम M से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं एनर्जी, मोमेंटम और पोजीशन किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन के चक्रण को समझाने के लिए एक अलग क्वांटम नंबर होता है जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे हम S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्वांटम नंबर हमारे पास 4 होते हैं, N, L, M और S। तो इन क्वांटम नंबर का जो समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, संवेग, स्थिति और चक्रण का निर्धारण करता है। तो क्वांटम नंबर को 4 प्रकार में बांटा गया है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। यह न्यूक्लियस के चारों ओर स्थित कोश, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, को दर्शाता है और इन्हें सेल भी कहते हैं। n की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी यानी अनंत तक हो सकती है और n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 को k, l, m, n आदि से शो करते हैं। यहाँ k, l, m, n क्या है? शेल है। एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर हो सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सी सेल होगी? यहाँ k सेल होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1 स्क्वायर। यहाँ 1 क्या है? n का नंबर है। तो यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल टू 1 यानी कि k सेल, यानी कि k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। n इक्वल टू 2 इसका मतलब है l सेल होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और जब n की वैल्यू 3 होगी तो शेल होगी m और m सेल में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से n की वैल्यू 4 होगी तो n सेल होगी और n सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 32। ठीक है, यहाँ 2 इंटू n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी? 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ शेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे शेल का नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम एटम की साइज के बारे में भी पता कर सकते हैं। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो एटम का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एटम की साइज को बताता है। नेक्स्ट है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। जो दिगंशी क्वांटम नंबर होता है इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सेल में प्रेजेंट सब शेल की संख्या को दर्शाता है। क्या प्रेजेंट करता है ये? सब सेल की संख्या। किसमें? सेल में। सेल के बारे में किसने प्रेजेंट किया था? n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। तो ये अब प्रेजेंट करेगा सब सेल की संख्या को। इसकी वैल्यू n की वैल्यू पर डिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि इसका मान जो होता है वो 0 से प्रारंभ होकर n-1 तक होता है। तो L इक्वल टू 0 टू n-1 ये इसकी वैल्यू होती है, इसलिए इसकी वैल्यू n पे डिपेंड करती है। एक जो महत्वपूर्ण बात है इसके लिए वो ये है कि L का मान हमेशा n के मान से कम ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि L की वैल्यू n से कम होगी, कभी भी ज्यादा नहीं होती है। n इक्वल टू 1 है तो L इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, अर्थात फर्स्ट शेल में केवल एक ही सब शेल उपस्थित होगा और वो होगा S। ठीक है, यहाँ पर S जो है वो क्या है? सब शेल है। अब हम n इक्वल टू अगर 2 लें तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? L के 2 मान होंगे,
0 और 1, यानी कि यहाँ पे 2 सब सेल प्रेजेंट होगी और वो होगी S और P। n इक्वल टू 3, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मान होंगे L के, तो 0 1 2 ये 3 मान हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 सब सेल प्रेजेंट होगी, वो कौन सी होगी, SPD। ठीक है, अब n इक्वल टू 4 है तो L इक्वल टू 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पे L के 4 मान हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सब सेल होगी। 4 सब सेल कौन सी होगी, SPDF। अब फर्स्ट सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, S सब सेल में। सेकंड सेल में 2 सब सेल है S और P, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का विभाजन इस प्रकार से होगा कि जो पहला सेल सब सेल है S, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जो दूसरा सब सेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएंगे 8, यानी कि जो सेकंड सेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमने भी पिछली स्लाइड में भी देखा था। जो थर्ड सेल थी उसमें हमने क्या देखा था, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 18। तो 18 कैसे डिवाइड होंगे, इसमें से S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P के अंदर 6 होंगे और D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि यहाँ पर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ पर एक सब सेल में टोटल हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो P में यहाँ पर 3 सब सेल्स होती हैं। ठीक है, PX PY PZ, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरह से D में कितना होता है, 5 होते हैं, तो D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो फोर्थ सेल है उसमें SPDF ये सब सेल्स होगी। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे, 32, है ना। अब 32 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिवाइड करेंगे, इसमें S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो इस तरह से जो एज्यूमेटल नंबर है, क्वांटम नंबर, वो एटम की शेप के बारे में बताता है। इससे हम एटम की शेप का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के नेचर को बताती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो L पर डिपेंड होती है। इसकी टोटल वैल्यू यानी कि इसके टोटल मान जो होते हैं वो -L से लेकर +L तक होते हैं। m इक्वल टू -L 0 + L, तो m का मान L के बराबर या इससे कम होता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि m की जो वैल्यू है या तो L के बराबर होगी या फिर इससे कम होगी, L से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। m का प्रत्येक मान एक ऑर्बिटल को दर्शाता है। L इक्वल टू 0 है तब m इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहाँ पर एक S सबसेल होगा और इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। L इक्वल टू 1 है तब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा -1 0 +1। इसका मतलब यहाँ पर 3 वैल्यू हो गई m की। तो यहाँ P जो सबसेल है उसमें m की 3 वैल्यू है, इट मीन्स यहाँ P में 3 ऑर्बिटल होंगे और ये कौन कौन से होंगे, PX PY और PZ। L इक्वल टू 2 है तब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी m इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2, यानी कि यहाँ पर m की 5 वैल्यू आई है। 5 वैल्यू आई है और L इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, D के लिए, D सबसेल के लिए आता है। तो D सबसेल के लिए m की 5 वैल्यू आई है, इट मीन्स D सबसेल जो है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे और ये पांचों ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, DXY YZ ZX DX² Y², DZ²। अब L इक्वल टू 3 है, L इक्वल टू 3 का मतलब है यहाँ पर F सबसेल है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी L इक्वल टू 3 के लिए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो टोटल कितने मान हो गए यहाँ पर, टोटल m के 7 मान हो गए। तो इसका मतलब जो F सबसेल है उसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उससे हम सबसेल में उपस्थित ऑर्बिटल का नंबर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम
संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को हम s से प्रदर्शित करते हैं, s द्वारा डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति तो करता ही है, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पर भी स्पिन करता है। बिल्कुल वैसे जैसे पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पर घूमती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पर घूमता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पर दो तरह से घूमता है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक ऑर्बिटल में रहने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा अपोजिट होता है। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो उसके लिए s की वैल्यू +½ होगी, और जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू -½ होती है। एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर से किसी एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से चारों क्वांटम संख्या ज्ञात होने पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये चारों क्वांटम नंबर की समरी दी गई है। इससे हम आसानी से किसी भी क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर n = अगर 1 है तो l की वैल्यू होगी 0 और पॉसिबल ऑर्बिटल होगा s। n = 2 है तो l की वैल्यू 0 1, पॉसिबल ऑर्बिटल 2s 2p। इसी तरह से n = 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 होगी और ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे 3s 3p और 3d। अगर n की वैल्यू 4 है तो 0 1 2 3 ये l की वैल्यू होगी और ऑर्बिटल जो होंगे वो होंगे 4s 4p 4d 4f। n की वैल्यू 5 है तो उसके लिए l की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगी। 5s 5p 5d 5f और 5g ऑर्बिटल होंगे। तो n की वैल्यू से हम क्या करेंगे, l की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि n-1 l की वैल्यू होती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल निकाल लेंगे। यहाँ पर सबसेल दिए हुए हैं sp df। इनके लिए l की वैल्यू दी हुई है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। और m जो है वो क्या होगा 2l + 1 हो जाएगा। तो 2l + 1 = 0 हो गया s के लिए, तो ये m की वैल्यू है। और इसके p के लिए क्या होगा 2l + 1। 2l + 1 का मतलब है यहाँ 2 × 1 + 1 तो टोटल हो गया 3। तो 3 कौन सी वैल्यू जाएगी -1 0 + 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, p में 3 हो जाएंगे और s में तो एक ही ऑर्बिटल रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे s में और p में 6 रहेंगे। और d के लिए जो है l की वैल्यू 2 होती है तो m की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक है, ये 5 वैल्यू इसकी होगी यहाँ पे, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल होंगे। 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10। और इसी तरह से f के लिए l की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से ये m की वैल्यू निकल जाएगी। तो टोटल जो ऑर्बिटल्स है वो कितने होंगे 7, और 7 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14। तो ये एक छोटी सी समरी थी, इससे आप आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो निकाल सकते हैं, l की वैल्यू निकाल सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।